पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे से दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी है और ये जंग आज भी जारी है। अमन के दुश्मन आज भी अपनी तखरीबी सरगर्मियों के जरिए रियासत को नुकसान पहुंचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। पाक फौज दुश्मनों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए मसरूफ़ अमल है। सिक्योरिटी फोर्सेज खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तेज़ी के साथ दहशतगर्दों का सर कुचल रहे हैं। दर हकीकत दहशतगर्दों की सहूलतकारी सरहद पार से हो रही है और इसका ताज़ा तरीन सबूत अफगान दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है। ये बात यकीनी है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पुष्पनाही हो रही है और अफगान हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को बेनकाब कर रही है। अब जैसा कि आपने दुश्मनों ने जाफर एक्सप्रेस को निशाना बनाया और इस हमले पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज भरपूर अंदाज में मजामत करते हुए दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर कर रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अब तक 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब कराया जा चुका है। 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुदकुश बमबारों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन इंतहाई एहतियात से किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने अहद किया है कि वो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं कि जो बंदूक उठाएगा उसको जवाब भी बंदूक से दिया जाए। बात देना चाहता हूं अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को। 68 हमारे जो हॉस्टेजेस थे उनको रेस्क्यू किया उन्होंने। एक जवान हमारा जख्मी है, अल्लाह उसको शिफा दे। लेकिन उन शेर के बच्चों को मैं खराज अकीदत पेश करता हूं तमाम बलूचिस्तान के लोगों की कि ऐसे एनवायरमेंट में जब एक ट्रेन के डब्बे में आपने हॉस्टेज रखे हो और उस पर आप हॉस्टेजेस को बचाएं और टेररिस्ट को मारें, तो उन्होंने तमाम टेररिस्ट को जहन्नुम वसल किया। 50 के करीब टेररिस्ट जो है वो जहन्नुम वसल हो चुके हैं इस टाइम तक। और हमारी जो शहादतें हैं उनकी भी अभी तक फिगर्स नहीं आए हैं, बड़ी तादाद है। लेकिन हमें फख्र है इन शहादतों पर। ये खून जो बहाया गया है, इस खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, वो वक्त देर दूर नहीं है। वायलेंट को वायलेंट से ट्रीट करेंगे, जो आम बलूचिस्तानी है उसको गले लगाए, उसकी खिदमत करेंगे, उसके लिए बेहतर गवर्नेंस का मॉडल पेश करें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान हमेशा। अब ये एक पेचीदा ऑपरेशन है जिसमें पाक फौज के जवान बुलंद हौसलों के साथ अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाक फौज दहशतगर्दों से लड़ रही है। जिन मुजरिमान ने यह मजमूम हरकत की है, चंद घंटे बाद देखें वो किस अंजाम से दो चार होता है। अब ज़ाहिर है इन दहशतगर्दों का कोई ना कोई तो मास्टरमाइंड है। ये कलअदम तंजीमें जो शिद्दत पसंदी फैला रही हैं, इनके ताने बाने अफगानिस्तान और भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान कई बार पहले भी भारत के खिलाफ अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी कराने के सबूत दे चुका है और अब भी हुकूमत यही दावा कर रही है कि अफगानिस्तान और भारत इन कलअदम तंजीमों की भरपूर हिमायत वाले से। तलाल चौधरी क्या कहते हैं जरा वो भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम हारिस नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जाफर एक्सप्रेस और हॉस्टेजेस जो बनाए हुए हैं दहशतगर्दों ने, जाहिर है ये इंतहाई कॉम्प्लेक्स नौयत का, इंतहाई पेचीदा नौयत का ऑपरेशन है जो गुज़श्ता कई घंटे से जारी है। अब इसकी कम्प्लेक्सिटी को देखते हुए आप को क्या कह सकते हैं, किस कदर तशवीशनाक अमल है? देखिए, हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो हालात हैं, पर्टिकुलरली उनसे जो दो सूबे मुतासिर हैं, KP हो या बलूचिस्तान, ये दहशतगर्दी की लपेट से मुकम्मल तौर पर बाहर नहीं आए। ऑल्दो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बड़ी जाफिशानी से काम कर रही हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर इंसिडेंट जो जाफराबाद एक्सप्रेस का है, क्या देखते हैं, किस कदर तशवीशनाक है ये? देखें, डेफिनेटली तशवीशनाक है और दुश्मन का ख़ास तौर पर जो इनके प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं और ख़ास तौर पर ये दहशतगर्द हैं, ये नहायत बुज़दिलाना, नंबर 2 शर्मनाक है कि नहते लोगों को आप इस तरह जर्मान बनाएं और अपनी शो करें कि आप बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं। पूरी दुनिया आपको तशवीश का इज़हार कर रही है, आपको लानतान कर रही है। लेकिन हमारे जो दुश्मन है इंडिया और रॉ जो उसकी इंटेलिजेंसी है, ये काबुल में बैठ के BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, ख़ारजियों को, उसके बाद ये खरासान ग्रुप को सपोर्ट करते हैं और ये ताने बाने 100% मिलते हैं। इसलिए कि जो आप टोलों में ये बटे हुए हैं और वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू वहाँ पर काबुल इंडस्ट्री में आई एम श्योर कि इंडियन से मुज़ाकरात उनसे बता रहे हैं रॉ के साथ कि जी अभी ये कर रहे हैं, ये उनको उधर से इंस्ट्रक्शन मिल रही हैं। लेकिन देखें, मुसल्लह अफ़वाज की तारीफ़ ये करें कि कितने कम अरसे में, कितनी जल्दी से उन्होंने पूरे इस इलाके को घेरे में ले लिए। माउंटेनस एरिया, रगड टेरेन है बहुत सख्त किस्म की। उसके बाद अब इनको भागने का मौका नहीं मिला। 30 टेररिस्ट मार भी दिए गए हैं, 190 लोगों को हमने छुड़वा भी लिए। अब इन्होंने क्या किया है कि 3-4 की टोलियों में आई हैं। इन्होंने औरतों बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है और ख़ुद को जैकेट पहन के बैठे हुए हैं और ये ब्लैकमेल कर रहे हैं। और मुसल्लह अफ़वाज इसलिए बहुत प्लान तरीके से सोच समझ के ये ऑपरेशन कर रहे हैं कि ये हमारे जो जगमाली हैं इनको कोई नुकसान ना हो। अदरवाइज ये 4 घंटे में ऑपरेशन मुआवज़ कर देते, इन सबको जन्नत हासिल कर देते। और जाहिर है कि इसमें ये देखने की बात है कि ये क्यों हो रहा है। इसके लिए हमने 12 बात की है कि देखें, अमेरिकन जाते हुए जो वेपन एमरजेंसी छोड़ के हैं वो काबुल में, वो सारा इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में लग गया। अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो उन्होंने भी ये हथियार बेचे हैं
इसके बाद इन्होंने खुद भी अपने को मुसल्लह किया। इसी तरह ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हथियार भी बेच रही है, पैसा भी कमा रही है। और जब भी पाकिस्तान में टेररिज्म होता है एक्टिव, भी आप ये जब मारे जाएंगे देखें सबके पास रशियन ये अमेरिकन साख के वेपन एमुनिशन होंगे। तो ये चीज़ें देखनी है। फिर उसके बाद देखें ये क्यों हो रहा है बलोचिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान इज़ फुल ऑफ मदनियात, रिकॉर्डेड गोल्ड यहाँ पर है, ऑयल यहाँ पर है। उसके बाद गवादर पोर्ट हम बनाना चाहते हैं, सीपैक बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर बलोचिस्तान के अवाम की खुशहाली हो, यहाँ पर इकनॉमिक डेवलपमेंट हो, लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन ये जो कुछ 1-2% लोग हैं ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यहाँ हरासमेंट करो, फौज के खिलाफ करो लोगों को। और अपने अच्छा ब्रिगेडियर साहब देखिए, BLA जो बैंड आउटफिट है, जाहिर है ये फुली फंडेड एंड स्पॉन्सर्ड बाय रॉ एंड दीगर जो गैर मुल्की हाथ है इसके अंदर, उसकी इन्वॉल्वमेंट तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन सवाल मेरा सादा सा है सर कि ये जो जाहिर है लोकल लेवल पे जो लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है या कैपिटलाइज किया जाता है, क्या रियासत इनके साथ कुछ CBMs करने में नाकाम है, इनको कन्विंस करने में नाकाम है? यहाँ के लोगों का कोई एहसास महरूमी है जो इस तरह से एक्सप्लॉइट हो जाते हैं गैर मुल्की हाथों? देखिए इसमें 2-3 बातें। नंबर 1 है कि बिल्कुल कि वो लोग समझते हैं, हालांकि बहुत इकोनॉमिक पैकेज दिए गए। प्रॉब्लम ये है सरदारी सिस्टम। ये जो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 83,000 लेवीज हैं वहाँ पर, और ये बी एरिया जो होता है ये सारा कंट्रोल्ड होता है पुलिस और लेवीज के थ्रू। 90 बिलियन रुपीज़ मिलते हैं। सरदारों ने अपने मर्जी के अपने कौम के लोगों को भर्ती किया हुआ है। वो अनट्रेंड, ना ट्रेनिंग देते हैं, ना उनको कोई चीज़ देते हैं, वो ना आते हैं ड्यूटी के ऊपर। तकरीबन 60% जो हैं या 70% वो भगौड़े, वो बडेरों के काम करते हैं और तनख्वाहें वो ले रहे हैं। तो पैसा इस तरह वेस्ट होता है। पैसा बहुत मिलता है वहाँ पर। बात ये है कि ये सोचने की बात है, ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप पैसा देते हैं तो एक अपनी मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग बनाएं, वो चेक करें सबको जाके कि कहाँ पर पैसा, कितना पैसा सैंक्शन हुआ था, क्या वर्क्स हुए हैं, ठीक हुए हैं, नहीं हुए हैं, और उसके बाद उसकी रिपोर्ट दे चीफ मिनिस्टर को। लाइकवाइज इनको जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको भी कोयटा में आना चाहिए। आके जो वहाँ पर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे पूछें आपके अभाम क्या हैं, आपको क्या परेशानी है, क्या आपकी एहसास मुझे जो कि नहीं है वो उनकी दूर की जाए। और फिर ये 1-2% जो ये टेररिस्ट हैं, ये क्योंकि हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी हाथों में खेल रहे हैं, उनकी पे रोल के ऊपर हैं, ये अपने पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। ना इनको मुल्क से हमदर्दी है, ना बलूचिस्तान के अवाम से मौजूद है। ब्रिगेडियर साहब देखिए, जब इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो उसके बाद फिर नेशनल एक्शन प्लान की बहुत बातें होने लगती हैं, फिर नेक्टा की बातें होने लगती हैं कि फुली फंक्शनल क्यों नहीं हुई, फिर इवन CTD की बातें होती हैं। अब आप जैसे लीवीज और खासादार फोर्स की बात कर रहे हैं, जाहिर है वहाँ पे है अब ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के अंडर, और फिर जाहिर है अपने लोगों को ये बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। तो क्या वजह है सर ये कोऑर्डिनेशन वफाकी और सूबाई हुकूमत की मौजूद नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल, या फिर पॉलिटिकल कंसेंसस का प्रॉब्लम है? देखें बिल्कुल पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं। इस वक्त सबसे अहमियत जो है वो है पॉलिटिकल कंसेंसस। आप मुझे ये बताइए कि PTI ने कहा कि अजमेर काम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, KPK में JUF ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ANP ने कहा हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अब KPK के लोग, हमारे पश्तून भाई शहीद हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है, और वहाँ के लोग कह रहे हैं हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे पॉलिटिकल पार्टी। इस वक्त सबसे पहले दुनिया को एक मैसेज देने की बात है कि जी हमारे में पॉलिटिकल कंसेंसस है, पाकिस्तान के ऊपर हम सब इकट्ठे हैं और इसके लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। इसका बेस्ट इलाज है कि या तो आप नेशनल एक्शन प्लान करें या आप ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करें, और नंबर 3 आप एक जॉइंट सेशन कर लें असम्बली का, सेनेट का, वहाँ पर एक जॉइंट रेजोल्यूशन लेकर आएँ। वहाँ पर बताएं दुनिया को कि पाकिस्तान के अवाम के जो रिप्रेजेंटेटिव है जी, हम इस वक्त पूरी कौम पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के साथ खड़ी है, हम तमाम रिसोर्सेज देंगे, हम चाहते हैं कि इसको जड़ से ख़त्म करें। चीफ ऑफ आर्मी साहब जनाब सिंह ने कई दफ़ा ये बात की है कि देखें वी आर डिटर्मिन्ड टू एलिमिनेट टेररिज्म। हम टेररिस्ट को मारते भी रहेंगे, कुर्बानियाँ भी देते रहेंगे, शहादतें भी देते रहेंगे, लेकिन जब तक पूरी कौम साथ खड़ी नहीं होगी, और उस पर सबसे इम्पोर्टेंट है हुकूमत का कि वो इलीगल स्पेक्ट्रम की जो बात की जाती है, DGI पर भी बात करते हैं, जिस पर वो कहते हैं हुंडी का पैसा आता है, फिर नारकोटिक्स का पैसा आता है, स्मगलिंग का पैसा आता है, और ज़रा ऐसे पैसा आता है, उसको फाइनेंशियल टेररिज्म को आपने कैसे कंट्रोल करना है, ये बहुत ज़रूरी है इसको कंट्रोल करना। तो ब्रिगेडियर साहब लास्टली सर इस पे रियासती इदारे या इस्टेब्लिशमेंट, देखिए ना आपकी इस वक्त ऑपोजिशन है, एक पॉलिटिकल पार्टी तो पर्टिकुलरली इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है, जाहिर है सबकी ख्वाहिश ही होती है तब तक कोई कंसेंसस शायद डेवलप ना हो सके। पॉलिटिकल फोर्सेस ने तो करके देख लिया,
रियासती इदारों और इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल हो सकता है कि ये कंसेंसस डेवलप किया जाए? आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। देखें, गवर्नमेंट के पास बड़ी इनिशिएटिव होता है, गवर्नमेंट शुड गिव अ कॉल कि ये प्रॉब्लम नो, पीटीए समेत कोई भी ऐसी बात करेगा वो खुद ब खुद आइसोलेट हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम, गिव अ कॉल, आप बैठ जाएं, एक जैसे पहले एपीसी की थी उसमें डिसाइड कर लें कि हमने क्या करना है, आज को क्या रिसोर्सेज देने हैं, हमने एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर को कैसे हार्मोनाइज करना है, सब ने मिलकर कैसे हमने फाइनेंशियल टेररिज्म को ख़त्म करना है, अफगानिस्तान से कैसे बात करनी है, अमेरिका से, यूरोपियन यूनियन से कैसे बात करनी है, जिनका सब गन छोड़ा हुआ, जो वो वेपन हमने छोड़ के गए हैं, वो हमने कैसे रिट्रीव करना है, रिट्रीव नहीं करना तो फिर उनको हमने कंट्रोल करना है, कैसे करें, उनको फंडिंग बंद कर दें, खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, चाइना फंडिंग बंद कर दे, ठीक हो जाएंगे। ये चीज़ें करने की, देखिए सब दुनिया की नज़र अफगानिस्तान की, ये बलूचिस्तान के ऊपर है, मादनियत वहाँ पर है, सोना वहाँ पर है, उसके बाद आपके पास इतना बड़ा डीप सी पोर्ट है जो अब हम बनाने नहीं दे रहे हैं, कि बनाने इसलिए देते हैं कि फिर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, न्यूक्लियर मुल्क है, लड़ाका फौज है, तो हम अपनी बातें अपनी मर्जी के मुताबिक करेंगे। ये चीज़ें हैं, इसको पॉलिटिकल कंसेंसस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और अज़्म इस्तेकाम के लिए पूरी नेशनल एलिमेंट ऑफ पावर जो है ना वो इकट्ठे हो जाएं। आई कैन श्योर यू पाकिस्तान मुसल्लह व दहशतगर्दी को ख़त्म कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद। जाहिर है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सीना सपर हैं, इस सारे मामले से निबरदाज़मा हैं, दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा रहा है और ये इख्तितामी मराहिल में ऑपरेशन पहुँच गया है। इसमें लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाया हुआ है, हॉस्टेज बनाया हुआ है ट्रेन के अंदर, और जाहिर है कि अब चंद ही मिनट्स बाकी है, इंशाल्लाह बहिफाजत उनको निकाल भी लिया जाएगा और दुआ करते हैं कि कैजुअलिटीज़ भी कम से कम हो। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पॉलिटिकल कैनवस पे जो कुछ हो रहा है उस वक्त बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीटीआई अब तक जेयूआईफे के 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में किरदार को मुकम्मल फरामोश नहीं कर सकी और ना ही जेयूआईफे माजी की रंजिशों को मुकम्मल भुला सकी है। यही वजह है कि दोनों जमातों में कई मुलाकातें हुई, लेकिन इन मुलाकातों के बावजूद दोनों जमातों में फासले नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दोनों जमातों में मफाहमत की बजाय मज़ाहमत बढ़ रही। तहरीक इंसाफ हो या फिर जेयूआईफे, दोनों जमातें एक दूसरे को यह तासुर दे रही हैं कि वो एक दूसरे की मोहताज नहीं है, लेकिन तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा ये एतराफ़ कर चुके हैं कि उनके पास मजबूत ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी पीटीआई की क़यादत जेयूआईफे के खिलाफ बिलवास्ता बयानात दे रही है, जैसा कि सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मुझे नहीं लगता के साथ चलकर आगे हमें छोड़ देगा, अगर कोई 2 कदम चलने के बाद छोड़ देगा तो वो अपना नुकसान करेगा, कौम उसे माफ़ नहीं करेगी। बड़ी तवील इमरान खान साहब से अडयाला में मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, उनकी हिदायत की रोशनी में हम जेयूआई से मज़ीद मुलाकातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे और जमहूरियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए हमने हाथ बढ़ाया है। जो भी हमारे साथ चलेगा वो कौम के साथ चलेगा, ये कौम का तकाज़ा है, ये तारीख़ का तकाज़ा है कि इस वक्त हम इंसानियत के लिए, इंसानी हुकूक के लिए, जमहूरियत के लिए खड़े हों। तो मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि हम में से कोई किसी पे एहसान नहीं करेगा, ये हमारा फ़र्ज़ है। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ को एक खदशा ज़रूर है कि अपोजिशन जमातें पीटीआई का साथ देकर पीछे हट सकती है, और जाहिर है अपोजिशन जमातों में बड़ी जमात या तो तहरीक इंसाफ है या फिर जेयूआईफे है, और अगर जेयूआईफे तहरीक इंसाफ को बीच मंझधार तनहा छोड़ती है तो जाहिर है हुकूमत के खिलाफ तहरीक मौसर साबित नहीं हो सकेगी। यानी पीटीआई एक तरफ से जेयूआईफे पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है और दूसरी जानिब अंदर ही अंदर वो ये चाहती है कि जेयूआईफे इस ग्रैंड अलायंस का हिस्सा भी है बने, जबकि दूसरी जानिब जेयूआईफे भी पीटीआई के मोहतात रवैये पर अपना रही है। सेनेटर कामरान मुर्जा कहते हैं कि किसी भी सियासी जमात के साथ हमारा इत्तेहाद मजबूरी नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम शौकत यूसुफजई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पै दर पे बहुत सी मुलाकातें हुई, हाल ही में मुलाकात हुई, लेकिन क्या वजह है कि कंसर्न्स अभी तक जो है वो रफा नहीं हो पा रहे हैं दोनों में, जेयूआईफे हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जेयूआई एक अलग जमात है, तहरीक इंसाफ एक अलग जमात है। जेयूआई हमेशा जो सॉफ्ट टारगेट पे रही है, मतलब एक इतनी सख्त उस पर अभी तक नहीं आई है। जो मौक़िफ़ होता है, जिस तरह तहरीक इंसाफ ने अपना एक इमेज बनाया हुआ है और मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली और रूल ऑफ लॉ और इंसानी हकूक़ के पामाली को रोकना, ये सारे हमारे एजेंडे होते हैं। आई थिंक जेयूआई का शायद ये मसला नहीं है। अगर ये मसला होता और ये
कह रहे हैं कि जी जाली मैंडेट के जरिए वफाक में हुकूमत बनी है, सिंध के बनी है, पंजाब के अंदर बनी है। तो ये कंसर्न होना चाहिए था जेयूआई को भी, और वो कहती तो है ज़बानी कलाम में, लेकिन वो इस मूड में शायद नज़र नहीं आ रही है कि वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ या किसी पंजाब हुकूमत के खिलाफ वो कोई इकदाम उठाए या तहरीक चलाए। तो आपको लगता है कि जेयूआईफे और वफाकी हुकूमत के माबैन को अंडरस्टैंडिंग है सर? अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि इन्होंने आज तक इतना सख्त रवैया नहीं अपनाया है, और ना ही इनका इशू रहा है जमहूरियत और ये सारी चीज़ें। अगर होता तो मेरे ख्याल से इससे बुरा वक्त और कभी नहीं आने वाला। कि इस वक्त आप अदालतों का निज़ाम देखें, दहशतगर्दी देखें, महंगाई देखें, और जो हुकूमत दावे करती रही कि जी हम तरक्की कर लिए, वो तरक्की के दावे देखें। तो इस हुकूमत को जो जाली मैंडेट से बनी है, जितना टाइम दिया जाएगा उतना मुल्क में तबाही आएगी। तो इस चीज़ों के ऊपर आप देखें जेयूआई की कोई कंसर्न नहीं है। वो कंसर्न सिर्फ ये शो कर रही है कि जी हम मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात नहीं करते, हम इत्तेहाद में होते हैं, नहीं होते हैं, भाई यही चीज़ें डिस्कस हो रही है और तहफ़्फ़ुज़ात खेल रहे हैं। अब देखें इतना वक्त नहीं है, ये जेयूआई को डिसाइड करना है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलना चाहती है, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम में हुआ। हमारे साथ जो बातें हुई कि जी हम तो कभी भी इनको वो नहीं करने देंगे, लेकिन बाद में आपने देखा वो 26वीं आईनी तरमीम जी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात के साथ उन्होंने कहा हमने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए आपकी ये बात जेयूआईफे को बुरी लगती है। हालिया मुलाकात हुई है उसमें भी जेयूआईफे ने ये कंसर्न शो किया है, जी देखिए आप 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमें ताना क्यों देते हैं? ये सब कुछ तो हमने पीटीआई के साथ मिलकर या पीटीआई के कहने पे किया, तो आप क्यों ताना देते हैं हमें 26वीं तरमीम का कि हमने हुकूमत को सपोर्ट किया है? पीटीआई के कहने पे बिल्कुल नहीं किया है, ये उनका अपना फैसला था, और पीटीआई ने कहा कि हम उसका साथ नहीं देंगे। ठीक है, 26वीं आईनी तरमीम से तो सारा हुलिया बिगड़ गया। आपके जो लोग इंसाफ मांगते रहे बेचारे, असल चीज तो ये थी कि आप लोअर कोर्ट्स को ठीक करते हैं ना, लोअर कोर्ट्स के अंदर। और आप ये समझते हैं कि जेयूआईफे इसमें बराबर की जिम्मेदार है? नहीं, जिम्मेदार है या नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तरह थोड़ा सा जो है ना, वो एक कदम आगे लेती है तो दो कदम पीछे हटती है। तो शायद उनकी अभी भी तवक्कुआत हैं कि शायद उनको कोई कश्मीर कमेटी या कुछ ऐसी चीजें मिल जाए जिससे उनका जो ग्रीवेंसेस है वो खत्म हो जाए। शायद मेरा जाती, क्योंकि माजी में भी यही हुआ है ना कि वो बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाते रहे कि जी ये औरत की हुक्मरानी नहीं मांगेगी। बाद में आपने देखा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए। तो अब देखना ये कि अब क्या करना है, अब हुकूमत के साथ इनका रवैया क्या होता है? आपको लगता है इतना सस्ता सौदा कर लेंगे मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम पे? नहीं तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो सौदा करेंगे, मैं लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो इस तज़ब्ज़ुब में है। अगर इस तज़ब्ज़ुब से निकल जाए ना तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, और अपना कंसर्न शो करें मुल्क के हवाले से। ये छोड़ें कि पीटीआई के साथ माजी में क्या हुआ। आप ये देखें कि पीपल्स पार्टी रूल नहीं हुआ, माजी में क्या होता रहा। ये तो बहाना है ना, ये तो कोई बात ही नहीं है। आप सियासी लोग हैं, सियासी आपकी अपनी जुमात है, पीटीआई अपनी जुमात है। ये बात कहना है कि जी हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, भाई तहफ़्फ़ुज़ात तो हर किसी को, जब आप अलग जुमात है तो हमारी अपनी जुमात है तो ज़ाहिर तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारी भी होगी। ऐसा तो नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी मजबूरी आन पड़ी है। देखिए तहरीक हम चला सकते हैं, हमने चलाई है। हमने इस मुल्क को हमारी वजह से 4-4 दिन बंद होना पड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि हम मुल्क तहरीक नहीं चला सकते। लेकिन हमेशा कोशिश ही रही है कि अपोजिशन जुमातें जो है, क्योंकि सिर्फ मसला हमारा अकेला नहीं है, हमारा तो सिर्फ ये है कि चलो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देखें कि रूल ऑफ लॉ नहीं है मुल्क के अंदर। यानी आप समझते हैं कि जेयूआईफे के बगैर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौसर तहरीक चलाने के जो है वो की अहल है और उस पोजीशन में है अभी? क्यों 2 साल हमने नहीं चलाई, हमने तनहा होकर मुकाबला नहीं किया इन सारी फस्तायत का, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन जेयूआई शायद हमारे उससे या तो गलत मीनिंग ले रही है, हमारी मजबूरियां समझ रही है, या फिर उनको कोई उम्मीदें हैं अभी भी इस हुकूमत से। वरना तो कोई देखे ना, अगर आप ये कहते हैं कि ये जाली मैंडेट से बनी हुकूमत है तो भाई फिर निकले ना, फिर तो अपोजिशन के साथ मिले, फिर तो दूसरा कोई रास्ता नहीं हो सकता है ना। फिर आप हम आपको कोई हुकूमत की बंदरवाट तो नहीं हो रही कि आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते। सबसे पहली बात तो ये है
कि आप भी चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन हो जाए, हम भी चाहते हैं, तो फ्रेश इलेक्शन होंगे कैसे? जब तक इस हुकूमत को आप चलता नहीं करेंगे तो नए इंतखाबात तो नहीं हो सकते। तो आप जब बड़ा काज आप बताते हैं लोगों को कि ये हुकूमत जाली है, तो फिर तो तहफ़्फ़ुज़ात तो दूर की बात, हम आपसे कौन से मिलकर हुकूमत बनाएंगे या फिर हम आपके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे? ऐसी तो नहीं है ना। ये भी हो सकता है अगर आप राजी हैं, और वो एक अलग इशू है, लेकिन फिलहाल तो जब आप कह रहे हैं कि जाली मैंडेट की हुकूमत है तो फिर निकले, क्यों नहीं निकल रहे हो? तो शौकत यूसुफजई साहब, प्रैक्टिकली आपको इत्तेहाद पॉसिबल नजर आ रहा है आने वाले चंद रोज में, या आपको लगता है नहीं ये नहीं हो पाएगा, ये आग और पानी ही है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें अपोजिशन जमातों को मिलकर चलना चाहिए, लेकिन अगर जेयूआई का ये रवैया है तो मैं अपनी लीडरशिप से जरूर कहूंगा कि खुदा के लिए इस तरह मत तो अपने आप को करें, कमजोर ना कराएं और ना समझें। वर्कर अभी भी चार्ज है, वर्कर अभी भी निकलने के लिए तैयार है, कोई इशू नहीं है हमें। अगर जेयूआई हमारे साथ मिलकर चलना चाहती है, वेल एंड गुड, नहीं चलना चाहती है तो खुद अपने लिए अलग कोई रास्ता चुनती है तो उनकी मर्जी है, हमें उससे क्या लेना देना। बाकी जितने लोग हैं उनको अपने साथ मिलाएं और निकलें। वर्कर हमारे साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई इशू नहीं है। वो वर्कर हैं जो कुर्बानी देने वाले लोग हैं। ठीक, लास्टली शौकत यूसुफजई साहब, एक प्रॉब्लम विद इन पीटीआई भी है, उसकी हल्की सी झलक हमने आज भी देखी। अलीमा खान साहिबा की जो नईम हैदर पिछौता के साथ मामला हुआ, रोका गया उनको, फिर उन्होंने जाके खान साहब से शिकायत, ये मामलात भी हैं विद इन पीटीआई। आप समझते हैं कि इसके साथ पीटीआई को मौसर कोई एहतजाजी तहरीक बना सकती है, कोई मूवमेंट इनिशिएट कर सकती? इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इससे कोई पार्टी मुतासर नहीं होती है। पार्टी की अपनी लीडरशिप है, हिरार्की है। अलीमा खान साहिबा इमरान खान की बहन है, उनको ज़ाहिर है तशवीश है अपने भाई के हवाले से, मुश्किलात हैं, वो उन मुश्किलात से परेशान हो जाती हैं, तो कभी कभी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मतलब इससे कोई पार्टी के मामला जो है वो मुतासर हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी मजबूत है, मुत्तहिद है, और इस तरह ये इंडिविजुअल चीज़ों से न तारीख मुतासर होगी, ना पार्टी पे कोई असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़े और भी किरदार मंजर आम पर आ रहे हैं। ये साबित हो रहा है कि मुलजिम अरबगान काफ़ी बासर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, और अब इसके वालिद कामरान कुरैशी के हवाले से भी अहम इंकशाफात हो रहे हैं, जिससे ये तासुर उभर रहा है कि मुबैना तौर पर वो अपने बेटे के गैर कानूनी कामों से आगाह था। उसके मुताबिक एक खुफिया इदारे ने मुस्तफ़ा कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरबगान और उसके वालिद कामरान कुरैशी के सफ़र के हवाले से ट्रैवल हिस्ट्री हासिल की है। जो मालूमात हासिल हुई हैं उसके मुताबिक मुलजिम अरबगान का वालिद काफ़ी अरसे से अमेरिका में मुकीम रहा। वो 2016 में अमेरिका गया, क्योंकि इसी दौरान अरबगान कॉल सेंटर की शुरुआत कर रहा था, क्योंकि कॉल सेंटर की आमदनी अमेरिकी बैंक अकाउंट्स में आना ज़रूरी होता है। इसलिए कामरान कुरैशी ने वहाँ अपने बैंक अकाउंट्स खोले और कॉल सेंटर के फ्रॉड की खतीर आमदनी इन अकाउंट्स में आने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामरान कुरैशी ने 2016 से लेकर 2025 तक अमेरिका से पाकिस्तान का 5 मरतबा सफ़र किया, जबकि अरबगान कुरैशी ने अमेरिका का सिर्फ 1 मरतबा सफ़र किया है। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत को बताया मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकज़ी मुलजिम अरबगान ने अपने वालिद को कत्ल के बारे में बताया था, लेकिन उसने मुबैना तौर पर बेटे को रूपोश हो जाने का मशवरा दिया था। तफ्तीशी अफसर के बकौल तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने मुबैना तौर पर एतराफ़ किया था कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने के बाद उसने अपने वालिद कामरान कुरैशी को वाक़े के बारे में बताया, और उसके वालिद ने मुबैना तौर पर उसे मशवरा दिया कि वो फ़िलहाल कराची छोड़कर छुप जाए, बाद में हम सॉफ्टवेयर हाउस के कारोबार को कहीं और मुंतकिल कर लेंगे। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम अपने वालिद के मशवरे पर अपने साथी शिराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में छुप गया। अब इस केस में अहम इंकशाफात का सिलसिला जारी है। मुलजिम अरबगान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 7 रोज़ की तौसीह भी कर दी गई है। केस भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है कि इस केस के ज़िम्मेदारान को सख्त से सख्त मिलेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से नहीं, बल्कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल टीम्स हैं, वो भी कर रही हैं, तनकीद कर रही हैं। अब ये तनकीद किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खुलेआम मनमानियों पर आईसीसी के किरदार पर सवाल उठ रहा है। आईसीसी पर यह इल्ज़ाम लग रहा है कि वो भारत की पुष्पनाई कर रहा है।
यहाँ तक कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का जो मनफी किरदार रहा उस पर आईसीसी खामोश तमाशाई बना रहा है। यही वजह है कि अब दुनिया आईसीसी पर सवाल उठा रही है, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी साबिक फास्ट बॉलर रॉबर्ट्स भारत को फ़ायदा पहुंचाने पर आईसीसी पर बरस पड़े। एंडी रॉबर्ट्स ने अपने बयान में कहा है कि भारत को यूं हर चीज़ नहीं दी जा सकती, बल्कि कभी आईसीसी को किसी चीज़ के लिए भारत को इनकार भी करना चाहिए। भारत को गुज़श्ता साल T20 वर्ल्ड कप में भी फ़ायदा मिला। भारतीय टीम को पहले से इल्म था कि उनका सेमीफाइनल कहाँ होगा। एंडी रॉबर्ट्स ने कहा कि अब चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भी भारत ने सफ़र नहीं किया और ये कैसे हो सकता है कि टूर्नामेंट में एक टीम कोई सफ़र ही ना करे। ये मुनसिफाना तरीक़ाकार नहीं है, ये क्रिकेट नहीं है। क्रिकेट मैदान में बराबरी की बुनियाद पर खेली जानी चाहिए। साबिक फास्ट बॉलर का कहना था कि मेरे नज़दीक अब आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, क्योंकि अब वहाँ भारत की उजारादारी है। एंडी रॉबर्ट्स ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अगर कल को भारत ये कहेगा कि अब से खेल में कोई नो बॉल और वाइड बॉल नहीं होनी चाहिए, तो मेरी बात लिख लें, इस पर भी आईसीसी भारत को मुतमईन करने का कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लेगा। यानी अब आईसीसी पर भारत नवाज होने का इल्ज़ाम लग रहा है। ये बात हकीकत है कि आईसीसी में भारत का काफ़ी असर व रसूख है कि आईसीसी लाडले बच्चे की तरह जो ज़िद करती है आईसीसी उसको मान लेती है, जो कि आईसीसी के दोहरे मेयार की अक्कासी करती है। ख़ासतौर पे हालिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद और भारत ने जिस अंदाज़ में अपनी मनमानी करके दुबई के अंदर ये तमाम तर मैचेस खेले, इस पर अब सिर्फ ख़ास पर्टिकुलर टीम की तरफ से या मुल्क की तरफ से नहीं, बल्कि दीगर जो ममालिक हैं, जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, वो भी सवाल उठा रही हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इस तासुर के अंदर दुरुस्तगी या सदाकत तो मौजूद है, जिसे आईसीसी को दूर करना पड़ेगा अगर वो फेयर प्ले जो है वो प्रमोट करना चाहती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।